हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराऊंगी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं राय स्मार्ट पर चला हुआ है जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज़। तो आप ज़रूर देखिए, इसको रेगुलर देखिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। 2024 में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आपको इन वाली सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वैसे तो हमने टॉपिक वाइज भी कराया है, थ्योरी भी यहाँ पर कराई है, एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ाया है, यहाँ पर एसएससी गारंटेड बैच भी पढ़ाया है, यहाँ पर बहुत सारे बैचेस के लिए यहाँ पर पढ़ा दिया गया है। अब रिवीजन आपको करना है तो जाइए, यहाँ पर आप जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन पर क्लिक कीजिए तो आपको सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट एग्जाम वाइज मिल जाएंगी। तो वहाँ पर भी आप रिवाइज कर सकते हैं और रेगुलर क्लास लीजिए राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ साथ वीडियोस वाला ऑप्शन आता है वहाँ पर, तो वीडियोस वाले ऑप्शन में हम आपके लिए थ्योरीज भी डालते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स डालते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ ब्लू होल क्या है, कहाँ पर पाया गया, ये वीडियोस डली हुई है तो आप जरूर देखेंगे। आपकी जलडमरू मध्य वाली है, विश्व की जो प्रमुख चोटियाँ हैं, हाईएस्ट पीक है कहाँ पर है, हाइट कितनी है, ऐसे सारे आंसर आपको मिलेंगे। आपको विश्व की सबसे प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ऐसी जो वीडियोस हैं कुछ मिनट्स की हैं वो आप वीडियोस वाले ऑप्शन में जाकर जरूर देखें, रिवाइज जरूर करें। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द अटलांटिक ओशन आर कोल्ड। होता क्या है, जो साइक्लोन है, साइक्लोन को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। साइक्लोन क्या है आप सब जानते हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्र को चक्रवात कहते हैं। एरिया ऑफ लो प्रेशर कोल्ड साइक्लोन। तो अगर हम बात करें, ये जो आपका अटलांटिक महासागर है इसमें जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको हम हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसमें हम, हरिकेन। आता है क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में हम उसको विलीविलीज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी बटी हुई है 2 पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब ग्रेट बेसिन की बात करें तो ये नॉर्थ में है, उत्तरी अमेरिका में। सहारा की बात करें तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में है, तो ये भी उत्तरी अफ्रीका नॉर्थ में ही देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ये आपका उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। ये सहारा है यहाँ पर। थार डेजर्ट की बात करें तो ये भी भारत में है और भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये सभी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इनमें से केवल जो कालाहारी डेजर्ट है वो सदर्न अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल। इसलिए इनमें से सभी मरुस्थल आपके उत्तरी गोलार्ध में है और केवल कालाहारी मरुस्थल आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो डेजर्ट है तो देख लेना कौन सी कहां पर लोकेशन है। नेक्स्ट है आपका, वनों में वृक्ष का एक निश्चित मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इनमें से किन वनों के जो वृक्ष हैं वो एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन। तो देखिए जिनमें हमेशा पूरे 12 महीने पत्तियां रहती हैं, हरे भरे रहते हैं, वो सदाबहार वन है। ऐसे वन, ये जो मैंग्रोव है वो भी सदाबहार है। ये दलदली वन है, विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर है, तो वो भी सदाबहार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती डेसिडियस फॉरेस्ट में जो कुछ वर्षों के कुछ महीनों में अपनी पत्तियां गिरा दें। कंटीलेवन जो डेजर्ट में मिलते हैं इन पर पत्तियां होती ही कम है, इन पर तो कांटे ज्यादा होते हैं। तो पर्णपाती वन जो अपने पत्तियां गिरा देते हैं कुछ समय के लिए। कमेंट जरूर करते रहिए, रिकॉर्डेड क्लास में भी हम आपके कमेंट देखते हैं, तो सभी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास में भी कमेंट करें, डाउट्स पूछें, रेगुलर रहें, ठीक है। तो लाइक शेयर भाई कर देना, अपने बच्चों जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुलाकर ले आना। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है। विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। कॉफी बाउल या विश्व का कहवा पात्र, विश्व का कहवा पात्र या कॉफी बाउल हम बोलते हैं ब्राजील को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में ही होता है और ब्राजील में जो कॉफी के बाग हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी के बाग को फेजेंडा कहा जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में, चाय असम में पैदा होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। तो बच्चों इनमें से हम किसको मध्य रात्रि का देश कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, तो वह आपका नॉर्वे। नॉर्वे में रात के समय भी सूर्य निकलता रहता है, कुछ समय का ही सूर्योदय होता है वहां पर।
तो नॉर्वे जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वहां पर है आपका, उसको बोलते हैं मध्य रात्रि की सूर्य का देश। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी सभी को याद है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी यांगत्से कियांग, चाइना में फ्लो करती है, तिब्बत पठार से निकलती है और चीन सागर में ये गिरती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। अफ्रीका की लंबी नदी नाइल। एशिया की लंबी नदी आपको याद हो चुकी है, यांगत्से कियांग या यांगत्से। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नाइल याद ही है आपको। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग और यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपकी वोल्गा। तो सभी जितने भी महाद्वीप हैं उनकी लंबी नदी को याद कर लीजिए, सभी महाद्वीपों की हाईएस्ट पीक को याद कर लीजिए, लार्जेस्ट लेक को याद कर लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग द डीपेस्ट रिवर वैली इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो नदियां होती हैं वो घाटियों का निर्माण करती रहती हैं। तो विश्व में सभी नदियों ने ज़्यादातर घाटियों का निर्माण किया है, लेकिन सबसे गहरी आपकी काली गंडकी नदी, ठीक है, जो कि गंडक नदी ने बनाया है जिसको। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज जरूर करेंगे, याद करेंगे और फटाफट से कमेंट जरूर करते रहिए। क्लास कैसी लगती है आपको ये भी बताया करो, क्वेश्चन कैसे लगते हैं, कितने याद हो पा रहे हैं, तो आप जरूर एक्टिव रहा करो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। तो बच्चों इनमें से हम सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्वतंत्र उद्योग सनराइज उद्योग कहते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं वर्तमान समय में अगर हम बात करें जो टेक्नोलॉजी है उसका विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप और हम की बात करें तो हम किसकी वजह से एक दूसरे से दूर बैठकर भी एक साथ जुड़े हुए हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सनराइज, क्योंकि इसका विकास लगातार जारी है और ये एक ऐसा उद्योग होता है जिसमें ऐसा नहीं है कि कच्चा माल होगा वहीं पर स्थापित होगा। ज़्यादातर अगर हम बात करें भारी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, जो बाकी उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग, वो वहीं पर लगाए जाते हैं जहाँ पर कच्चा माल होता है। ठीक है, लेकिन इन उद्योगों को लगाने के लिए हमें कच्चे माल का वेट नहीं करना पड़ता, हम बाजार में भी इन उद्योग को लगा सकते हैं, इनका कच्चा माल हमें हर जगह पर मिल सकता है। क्वेश्चन है, नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को कहा जाता है? ए बाउंड कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड। तो जिस एक बुक्स में बहुत सारे नक्शे होते हैं, मैप होते हैं, उसको हम एटलस कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस कहते हैं। ठीक है, भू आकृति विज्ञान जिसमें पर्वत, पठार, मैदान मीन्स जो पृथ्वी पर छोटी छोटी भू आकृति हैं उसका अध्ययन किया जाता है। कंटूर लाइंस हम उच्चावच दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो अगर हम बात करें चारों ऑप्शन से ही हम क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक ऊर्जा का कमर्शियल जिसको हम व्यावसायिक स्तर पर व्यावसायिक तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आपका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैसों को, नेचुरल गैसों को हम व्यापारिक रूप से प्रयोग करते हैं। सूर्य की ऊर्जा भी है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा जो है वो निःशुल्क भी है, सस्ती भी है। लेकिन देखिए, जब ऊर्जा की बात करें तो वो सस्ती है, निःशुल्क है, लेकिन जब हम सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो महंगी है। इसलिए अभी हम जो सूर्य है इसकी ऊर्जा को हम अभी इतना बड़े स्तर पर प्रयोग नहीं करते। बड़े स्तर पर प्रयोग हम करें प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम को या फिर कोयले को, अगर यहाँ पर कोयला ऑप्शन होता तो भी। अगर आप उद्योगों का पैटर्न देखेंगे तो उद्योगों का पैटर्न पूरे विश्व में और भारत में भी वहीं पर मिलता है जहाँ पर कोयला पहले से ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट है आपका, पर्वत का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? द स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज। वैसे तो हम पर्वतों को भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन हमें पर्वतों की उत्पत्ति, पर्वतों के प्रकार, पर्वतों के अंदर चट्टानें मीन्स पर्वतों की पूरी अच्छे से डीप स्टडी करनी है तो हमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा ओरोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान, लिथोलॉजी जिसमें हम चट्टानों का अध्ययन करेंगे, लेकिन ओरोलॉजी जिसमें हम पर्वतों का अध्ययन करेंगे। इसी तरह से सिस्मोलॉजी जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करेंगे, कॉस्मोलॉजी जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स जिसमें हम प्लेटों का या क्रस्ट का अध्ययन करेंगे। तो भूगोल की जो शाखाएं हैं वो बहुत सारी हैं, हर टॉपिक की एक अलग शाखा हो जाती है। चलिए, जिसमें हम मानव का अध्ययन करेंगे वो मानव भूगोल, जिसमें हम
स्टेट्स की बाउंड्री का अध्ययन करेंगे, वो राजनीतिक भूगोल। क्वेश्चन है आपके लिए, एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को कहा जाता है? एन आर्टिफिशियल नेविगेशन चैनल इज कॉल्ड, मीन्स एक कृत्रिम, जब आप जल का एक कृत्रिम मार्ग बनाते हो तो वेरी सिंपल उसको आप नहर कहते हो, उसको आप कैनाल कहते हो। फ्योर्ड तो क्या है, भू आकृति है। फ्योर्ड क्या है, भू आकृतियां। कैप्रोप भी भू आकृतियां है। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं और ये भू आकृतियों के नाम है। और जब हम जल को, नदी के जल को, समुद्र के जल को, आप सागर के जल को एक कृत्रिम मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, व्यापार के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी, तो उसको हम नहर बोलते हैं। रिवर प्राकृतिक होती हैं लेकिन नहर आर्टिफिशियल होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल है, इसका कारण बताइए। द पोलर रीजन आर स्पेशली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ, तो खनिजों की कमी है, अनुपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं, अनुपजाऊ भूमि है, फिर पर्वतीय शिलाकृति है। तो देखिए बच्चों, वहां पर जो जलवायु है वो अनस्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, वहां की जलवायु रहने योग्य नहीं है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंचती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हम बात करें तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। महासागर पूरा बर्फ से भरा हुआ है, क्योंकि जो महासागर का जल है तापमान की कमी की वजह से वो बर्फ में बदल जाता है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है तापमान की कमी के कारण, जिसको हम अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट, निर्जन महाद्वीप ऐसे नामों से भी पुकारते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुपयुक्त जलवायु है। जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, तभी वहां पर आप जीवित रह सकते हैं। बाकी मृदा का तो आप अनुकूलित कर ही लेंगे। क्वेश्चन है, ITCZ में C का क्या अर्थ है? What does C stand for ITCZ? तो ITCZ जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, दोनों जो पवनें हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा की तरफ दोनों साइड से आकर टकराती हैं, और जैसे ही टकराएंगी वो यहाँ पर ऊपर उठ जाती हैं। तो इस वाले क्षेत्र को, ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो सी का आ जाएगा आपका अभिसरण, सी से क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंस। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन का टकराव होता है, अभिसरण होता है, दोनों अलग अलग दिशाओं से एक ही डायरेक्शन में आती है, टकराती हैं और यहाँ पर ऊपर उठ जाती हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर वाला ये एरिया है और ये खिसकता भी है। इसकी जो एरिया है वो थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की हम बात करें तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका गुजरात में। गुजरात में कौन सा है आपका, गौर माता, ठीक है। गौहर मोटा या फिर सरक्रिक एक पहाड़ी है या द्वार मोटा, तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु या वालांगू। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कोल। चलिए, तो भाई कमेंट जरूर करते रहिए, चैट जरूर करते रहिए, आंसर जरूर देने हैं। जो आता है अच्छी बात है, उसका भी आंसर दें, जो नहीं आता है उसको नोट करें और याद करें। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स? तो वेरी सिंपल, 3 मीन्स 3, पुरा मीन्स घिरा हुआ। त्रिपुरा राज्य जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के लोकेशन की हम बात करें तो ये त्रिपुरा है, ये हिस्सा कौन सा है बच्चों, त्रिपुरा। और ये क्या है आपका, बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ये क्या है आपका, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। आप सॉरी, ये त्रिपुरा और ये बांग्लादेश, 1 2 3 तीनों साइड से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन आता है ये आपका, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? विद विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर? तो गुजरात इधर है आपका, गुजरात ये है, ठीक है। और गुजरात किससे मिलेगा आपका, पाकिस्तान से मिलता है, वेस्ट डायरेक्शन में है गुजरात। बांग्लादेश से नहीं मिलेगा, ना नेपाल से ना भूटान से। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो 9 है भारत के पड़ोसी देश, जिनमें से 7 स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं और जिनमें से 2 जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं में स्थित विशाल घास भूमि को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द वेस्ट ग्रासलैंड इन द हाई रेंज ऑफ हिमालयाज कोल्ड? तो हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं में जो विशाल घास के मैदान हैं उसको हम बुग्याल कहते हैं, उसको हम बुग्याल कहते हैं। भारत में और पूरी पृथ्वी पर सदाबहार वन भी मिलते हैं, कंटीली झाड़ियाँ भी मिलती हैं, और जो घास होती है वो भी बहुत बड़ी बड़ी भी मिलती है। छोटी छोटी घास भी होती है जो सरफेस पर ही रहती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घास भी रहती है जितना कि हाथी उस घास में ढक सकता है। ये तो छोटी छोटी घास है बुग्याल, लेकिन अगर आप बात करो सवाना, पम्पास, पियरीज, स्टेपीज, डाउन्स, ये सब क्या बड़े बड़े घास के मैदान हैं और ये बहुत ही ऊंची घास होती है। लेकिन उत्तराखंड में जो है वो छोटी छोटी सी घास है, उसको हम बुग्याल कहते हैं। चलिए, बहुत बड़े बड़े विशाल मैदान हैं। क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोही को किस देश में जाना पड़ेगा? तो स्केल माउंटेन एवरेस्ट माउंटेनियर्स नीड टू गो। तो वेरी सिंपल भाई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो कहाँ जाएंगे? नेपाल में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गोर्विन ऑस्टिन है, ठीक है, और जिस पर विवाद नहीं है वो कंचनजंगा है। लेकिन हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, और हिमालय की ऊंची चोटी जो नेपाल में है वो आज भी उसकी ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए? 8,848 मीटर। कहीं कहीं पर आपको 50 या 52 मीटर भी मिल जाएगी, क्योंकि यूरेशियन और इंडियन प्लेट के खिसकने की वजह से उसकी ऊंचाई आज भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच चलने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? द माउंटेन रेंज दैट रन्स बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स। तो ये है आपकी सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में फ्लो करती है बच्चों नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में फ्लो करती है आपकी ताप्ती नदी, ठीक है। और इवन आपको मैं बता दूं, ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसी से ताप्ती नदी निकलती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में है। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी है धूपगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी इनको आपको आगे पीछे करके दे देंगे, और क्वेश्चन होगा इनको आप उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाइए या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो याद कर लीजिए, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? ताप्ती। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, और तीनों ही आपकी मध्य प्रदेश से निकलेंगी। सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश में ही है, नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है सतपुड़ा पर्वत से। चलिए, नेक्स्ट है आपका आबू पर्वत। पर्वतमाला में स्थित है एक हिल स्टेशन। माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन रेंज। तो बताइए माउंट आबू कहां पर है, किस पर्वत का हिस्सा है? तो अगर हम बात करें अरावली पर्वत, विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है, ठीक है बच्चों। अब जो ये माउंट आबू है वहीं पर इसकी हाईएस्ट पीक है। अरावली की हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर कहां पर है? माउंट आबू पर, ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में। कौन से जिले में? राजस्थान के सिरोही जिले में है, ठीक है। अब वहां पर इसका नाम आबू पर्वत है। जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, या दिल्ली में आपको जो भी छोटी मोटी सी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी वो अरावली पर्वत का ही अवशिष्ट रूप है, बचा कुचा रूप है, ठीक है। और वहां पर उसका नाम क्या है? रायसीना हिल्स। तो पर्वत के नाम दूसरे स्थानों पर दूसरे हो सकते हैं। तो जहां पर अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक है आपकी गुरु शिखर, वहां पर इसकी ऊंचाई जो नाम है वो माउंट आबू है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर अरावली। और अरावली फेमस है, वर्ल्ड फेमस मकराना मार्बल फाउंड इन अरावली, एंड साथ ही साथ ये क्या है आपका ओल्डेस्ट रिलिक्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड भी है, अवशिष्ट पर्वत भी है, और विश्व का सबसे फेमस मार्बल भी पाया जाता है अरावली पर। तो अरावली कई चीजों की वजह से फेमस है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच ट्रिनिटी संधि का निर्माण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस फॉर्म्स द ट्रिनिटी बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार? तो बताइए, तो तीन देश हैं, भारत है, चीन है और म्यांमार है। इन तीनों देशों की सीमा पर कौन सा दर्रा है? तो बच्चों याद कर लीजिए, वो दिफू दर्रा है जो कि इन तीनों देशों की सीमा पर है, ट्रिनिटी है या
3 देशों की सीमा पर है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन सिक्किम? तो दर्रा आप जानते हैं, पर्वतों को काटकर बनाए हुए रास्ते को दर्रा कहते हैं। किसे कहते हैं? पर्वतों को काटकर बनाए हुए रास्ते को दर्रा कहते हैं। तिब्बत की भाषा में इसको ला कहते हैं, हिंदी में इसको दर्रा कहते हैं, इंग्लिश में इसको पास कहते हैं। रास्ते, पर्वतों के रास्ते को हमने दर्रा कह दिया, ठीक है। अब जो नाथुला दर्रा है वो फेमस है, क्योंकि वो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। अब ये जो दर्रा है, इसके द्वारा भारत और चीन के बीच में व्यापार किया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो किस दर्रे के द्वारा किया जाता है? तो याद कर लीजिए, नाथुला दर्रा जो इस हिस्ट्री में आप पढ़ोगे रेशम मार्ग का भी हिस्सा था। इसको दोबारा खोल दिया गया है, कभी इसको खोल दिया जाता है, कभी इसको बंद कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है? पास कनेक्टेड उत्तराखंड एंड तिब्बत एंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। गंगोत्री नदी से निकलती है आपकी गंगा नदी, तो गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तर में उत्तराखंड राज्य में इनमें से कौन सा दर्रा है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका यह मुलिंगला। ला मीन्स दर्रा होता है। देखिए, अगर आप देखो कि हर दर्रे के बाद ना ला रहता है, सिपकिला, बुर्जिला, जोजिला, मानाला, नीतिला, बोमडिला, ठीक है। तो ला शब्द अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वहां में दर्रा लिखने की कोई जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ला मीन्स होता है दर्रा। तो मुलिंगला जो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और ये गंगोत्री के उत्तर में है। गंगोत्री ग्लेशियर महान हिमालय में, ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो उत्तराखंड राज्य में है, लेकिन ये गंगोत्री ग्लेशियर के नॉर्थ में है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी। वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? पर मैं इसलिए लेकर आई हूँ बच्चों, कभी कभी जिन चीज़ों को हम इजी समझकर छोड़ देते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी भारत में स्टेट हैं उनकी जो कैपिटल है वो भी याद कर लेना, और जो विश्व में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनकी भी जो कैपिटल है याद कर लें। सभी पूरे विश्व की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और जो वर्तमान में कुछ चर्चित रहते हैं तो उनकी आप कैपिटल जरूर याद कर लें। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। आप जानते होंगे जो उत्तराखंड है पहले ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। तो राज्यों का निर्माण और जो मिलन होता रहता है, अलग भी होते हैं, एक साथ मिल भी जाते हैं। क्वेश्चन, निशी, अपातानी और बोकर जैसी भाषाएं व्यापक रूप से में बोली जाती है, मीन्स किस स्टेट में बोली जाती है? लैंग्वेज लाइक निशी, आपातानी, बोकर आर वाइडली स्पोकन। तो भारत बच्चों विभिन्नताओं का देश है, यहाँ बहुत सारी तरह की भाषाएं हैं, रंग रूप है, खान पान है, जो जीवन शैली है वो अलग अलग है, ट्राइब्स हैं, सब कुछ अलग है, वनस्पति अलग हैं, वेजिटेबल्स अलग हैं। तो बड़ा अच्छा देश है आपका भारत, भाषाएं भी अलग हैं। तो ये जो भाषाएं हैं ये बोली जाती हैं अरुणाचल राज्य में। तो कौन सी जनजाति है, कहाँ पर कौन सी बोलियां हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर याद करेंगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप आज के 25 क्वेश्चन को याद करेंगे, और जहाँ जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी मिस्टेक है, आप डाउट्स जो भी आपको आए, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूछ सकते हैं। अब लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में पूछ सकते हैं। अपनी नोटबुक तैयार रखिए, उसमें जो भी डाउट्स आए वो पूछा करो। बाकी आपको पता ही है, सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपकी पढ़ाई हो जाती है शुरू। फिर उसके बाद आपको अजय मिश्रा सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, फिर आपको जीएस पढ़ाती हूँ मैं, सोना मैम और हिमांशु सर। उसके बाद आपको कंप्यूटर की क्लास मिलती है, फिर आपको मैथ्स मिलता है, फिर आपको मिलती है राकेश रंजन सर की क्लास, इंग्लिश की क्लास, फिर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए जो आपको नहीं पढ़ाया जाता हो। तो सभी सब्जेक्ट पढ़ें, खुद से वादा करें 2024 में हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस निरंतरता जरूरी है और डेडिकेशन जरूरी है, और अपने आप को स्वस्थ भी रखना, हेल्दी भी रखना, बीमार मत पड़ना। गर्मी पड़ने लगी है, लू चलने लगी है, तो लू से बचने के सभी उपाय आप अपनाएं और पढ़ते रहें घर में बैठकर, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल कहीं भी है, लेकिन वो आपके घर तक, हमारी पूरी टीम आपके घर तक पहुंची जाती है यूट्यूब के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और रेगुलर रहेंगे क्लास में। तो खुश रहें बच्चों, थैंक यू एंड गुड लक।